భారతదేశం ఓ నా మాతృదేశమా వందనం. అరే 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 హప్ బల 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 హప్. భారతదేశం భాగ్యసీమరా, సకల సంపదకు కొదవలేదురా, కొందరు పంటల భూములు. कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसको चाहकर भी कोई नजरअंदाज कर नहीं सकता, बहुत ही अजीब गरीब होती है। कुछ ऐसा ही हादसा या हमारे सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन में एक बड़ा तारा टूट गया है, जिसको हम छोटी कहानी के रूप में भी नहीं बता सकते, जिसे हम एक उपन्यास के रूप में भी नहीं बता सकते। दरअसल ये एक इपिक है, बड़ा इपिक है, महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक गदर हैं। गदर जो क्रांतिकारी आंदोलन में लोकगीत और अपने कविताओं के लिए जाने जाते थे, अपने राजनीतिक कर्म के लिए जाने जाते थे, जिनकी आवाज से पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा देश पैरों पे थिरकने लगता था। वे जहां जाते वहां उनकी आवाज सामने वालों के हाथ पैर में थिरकन और दिमाग में एक विचार बोती थी। ऐसे विचारों की बीज होती थी कि सुनने वाले उसमें से कई लोग उस आंदोलन में शरीक हो जाते थे, उस आंदोलन के प्रति सिंपैथी रखने लगते थे। ऐसे महानायक का देहांत 6 अगस्त 2023 को हैदराबाद में बीमारी की वजह से हुआ। वो अपने उम्र के 77 साल गुजार चुके थे। 77 पड़ाव भी उन्होंने देखा। उनका जीवन बड़ा संघर्षमय था, कई उतार, कई चढ़ाव, कई ऐसी घटनाएं जिसको अगर हम याद करें तो शायद दिन और रात एक हो जाएगी। तब भी कहीं तो उनको याद करना ही होगा। याद इसलिए भी है कि वे 2 बार नागपुर आए थे। सब में पहली बार जब आए थे सीपीडीआर के लिए आए थे। सीपीडीआर का कार्यक्रम धनवटे रंग मंदिर में था, जहां पर बहुत ही कम संख्या में लोग थे, एक मुट्ठी भर 4-5 लोग थे। तब उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, और वो पैदल चले चले थोड़े दूर तक आगे धनवटे रंग मंदिर से, और उन्होंने रास्ते से ही गाना गाना शुरू किया, और देखते ही देखते एक बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे आने लगे और हॉल पूरा भर गया, और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि समय कैसे 2 घंटे हो गए, 120 मिनट कैसे बीत गए। उसके बाद भी लोग उठने को खाली नहीं, उनसे आग्रह ही कर रहे हैं कि और कुछ एक आध गीत सुना दीजिए, एक आध गीत सुना दीजिए। तब तो वो जीवित थे तो एक गीत सुना देते थे, अब किसके सामने कहेंगे कि गीत सुना दीजिए। बस ये कहिए कि हम बैठे हुए किसी उनके YouTube चैनल पे या किसी कैसेट पे या सीडी में उनके गीत सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, लेकिन वो याददाश्त जो थी वो याददाश्त अविस्मरणीय थी। और दूसरी बार वसंत देशपांडे हॉल में कार्यक्रम था और पुलिस ने बैन लगा दिया, वो हॉल नहीं मिला। कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी उसको किसी तरह नाकाबंदी कर दी। यह हुआ कि धनवटे कॉलेज के पंजाब राव देशमुख हॉल में किया जाएगा। लोग वहां पर उत्साह से एकत्रित होने लगे, एक बड़ी संख्या में लोगों का हजूम वहां पर खड़ा था, और एक कॉमरेड जो आज हमारे बीच में नहीं है, अनिल बोरकर, वो उनके कंधे पे हाथ रखे हुए धीरे 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 हॉल की तरफ जाने लगे, लेकिन पूरा दरवाजा लॉक कर दिया गया, और है ना कहते बहुत ही अत्याचार हुई, बेरहमी से लोगों को मारा गया, और इधर उधर तितर बितर हुआ। वो कार्यक्रम भी नहीं हुआ। बस यही यादें थी नागपुर की 2, लेकिन ये यादें आज भी जो उस वक्त मौजूद थे, जो उनको सुनने गए थे कि एक बड़ा नाम, एक बड़े शायर, बड़े लोकगीत के परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को
सुनने गए थे, आज भी उनके जहन में शायद क्यों कहें, निश्चित रूप से ये दो घटनाएं जहन में चलते अचानक आ ही गई। इसलिए ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया से अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूं, अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ। कितनी अनगिनत कथाएं होगी, कितने अनगिनत पल क्षण होंगे जिसके बारे में हम लोग कहते रहें तो बहुत तकलीफ भी होगी, बहुत पीड़ा भी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट झेला। लेकिन ये वक्त उस सब को गिनाने का नहीं है, ये वक्त है उनके उन पहलुओं को उजागर करने का, आपसे बातचीत करने का, जो निश्चित ही रूप से बड़ी मार्मिक विचारों से लैस प्रेरित करने वाली बातें थी। शायद हम लोग वही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनकी एक किताब उन्होंने जो लिखी है, वो किताब माई लाइफ इज सॉन्ग, जिसका वसंत कन्नीबेरन ने कुछ एक अंश अनुवाद किया था हिंदी में। मैं उसी अंश को दोहराना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन मार्क्सवादियों पर यह आरोप लगता रहा दलित आंदोलन के द्वारा कि वो दलित सवाल को नहीं छूते थे, वो दलित सवाल को नहीं उठाते थे, दलित प्रश्न नहीं खड़े करते थे, दलित चरित्रों का निर्माण नहीं करते थे, दलित चरित्रों का चित्रण नहीं करते थे। शायद ये अंश बहुत आंखें खोल देगा कि एक मार्क्सवादी कितना जबरदस्त हो सकता है। तो चलो आए हम सब उस अंश को पढ़े सुने। जो किताब थी माई लाइफ इज सॉन्ग, गीत ही मेरा जीवन है, हिंदी में अगर हम कहें उस किताब का नाम। तुम आंसू क्यों बहाती हो मल्लन्ना, तलवार की तरह उठो मेडिंगन्ना, क्रांति के लिए गद्दार के गीत गाओ। क्रांतिकारी कवि गद्दर, जिनका नाम गुमादी विठल राव था, द्वारा लिखित माई लाइफ इज ए सॉन्ग का एक अंश, जिसका तेलुगु से अनुवाद वसंत कन्नाबिरम ने किया है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक था, उस टॉपिक को उन्होंने शीर्षक दिया था गुलाम। तो हम यही अंश पढ़ने वाले हैं। गुलाम, तेलंगाना में गुलाम वह होता है जो अपना सिर धरती में गाड़ देता है। तेलंगाना में बंछोड़ू एक गुलाम है जिसे केवल टूटे हुए अनाज का दलिया दिया जाता है, मजदूरी नहीं। लेकिन स्थिति की असली भयावहता को तब समझा जा सकता है जब आप सोचें कि इस घोषणा का क्या मतलब है। तेलुगु में कुछ शब्द वैसे लिए गए हैं, नी बेचो नी डोरा नी उच्च तागोटा डोरा, जिसका हिंदी में अर्थ है अनुसूचित जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति से कहता है। इसका अर्थ है मैं आपका दास हूं, मैं तुम्हारा मूत्र पी लूंगा। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए, इससे आपके आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में सोचें कि इसे बार बार कहने से, इसे जीवन भर दोहराने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए कि ऊंची जाति के व्यक्ति पर भी जीवन भर यह सुनने का नया अवसर होगा। यह उन दोनों को कैसे विकृत कर देगा। जाति यही करती है, यह उन लोगों को विकृत कर देता है जिनकी यह निंदा करता है, लेकिन यह ऊंची जातियों को अछूता नहीं छोड़ता। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि आप शहर में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को देखते हुए जो कार में घूमता है,
भारतीय गांव में हम आज भी इस गुलाम को देख सकते हैं। इस गुलाम को गांव की सफाई करनी होती है और वह गांव से बाहर रहता है। वह गांव में तभी प्रवेश कर सकता है जब वह सो रहा है। वही उसका जीवन है। मैं उस जीवन में पैदा हुआ था। मेरे पिता अंबेडकरवादी थे और उन्होंने इस गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया था। उनका मानना था कि दास को वर्णमाला सिखाते ही विद्रोह शुरू हो जाता है। उन्होंने औरंगाबाद में अंबेडकर द्वारा स्थापित मिलिंद विद्यालय में एक ठेकेदार के रूप में काम किया। मेरी मां, मेरे पिता दोनों अंबेडकर से बातचीत करते थे। हाँ, मेरी मां, मेरे पिता दोनों अंबेडकर से बातचीत करते थे। मेरी मां फूले पर एक मराठी गीत का सुंदर अनुवाद गाती थी। गोबर के ढेर पर एक चमेली उगी, गोबर के ढेर पर एक चमेली उगी, उस पर टोकरी भर सुगंधित फूल लगे थे। एक फूल ने अपनी सुगंध दूर दूर तक फैला दी। उस सुगंध ने पूरे गांव को उठने और चलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव गोबर के ढेर के पास आया और उस फूल का नाम पूछा जो फैल गया था। ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू। वो खिलखिलाहट थी सावित्रीबाई, वो खुशबू थी ज्योतिबा फुले। शिक्षा के कारण ही हमारा परिवार आजाद हुआ। मैंने कई गीत लिखे जिनमें लोगों में जाति के प्रति जुनून की नहीं बल्कि जाति की समझ की जरूरत की बात कही गई। तब तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के खिलाफ हिंसा हुई तो मैंने जाति व्यवस्था में दास जीवन पर लिखा एक गुलाम जीवन कविता। एक गुलाम जीवन। मैं आपका दास हूं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं प्रभु। तुम कब तक इस तरह जियोगे मलन्ना? आप जवाबी हमला क्यों नहीं करते मेडिंगन्ना? वह तुम्हारी बहन और मां को फुअड़ और कुतिया कहता है। तुम सुकड़ती क्यों हो मेडिंगन्ना? शेर की तरह उठो मलन्ना। दिन के उजाले में जब वे आकाश में पक्षियों की तरह तुम्हारे लोगों को गोली मारते हैं, जवाबी हमला करो, विस्फोट करो, उन्हें खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। तुम आंसू क्यों बहाते हो मलन्ना? तलवार की तरह उठो मेडिंगन्ना। जब वे आपकी झोपड़ियों को घेर लेते हैं, आपके हृदय में गोलियां चलाते हैं और बच्चों और बूढ़ों को समान रूप से रौंदते हैं, उन्हें बेरहमी से बाहर खींचते हैं, उन्हें बेरहमी से काटते हैं, आप जोर जोर से क्यों रोते हैं मेडिंगन्ना? भाले की तरह उठो मलन्ना। जब वोट मांगने आते हैं तो झूठे वादे करते हैं। वो आपकी पत्थर की बेंच पर बैठते हैं और प्यार से आपको बुलाते हैं बड़े भाई, छोटा भाई। वह एक गिलास पानी मांगता है जिससे वह गरारे करता है और ध्यान से थूक देता है। वह आपके वोटों से जीते मलन्ना और तुम्हें खाली हाथ दिखाया मेडिंगन्ना। जब तमिलनाडु में माला और मदिक्का, माला यानी दलित जाति, मदिक्का यानी दलित जाति, मुस्लिम बन गए तो शंकराचार्य को झटका लगा। वे क्रोध से टेढ़े और टेढ़े हो गए और सभी हिंदू समाज ने नारा लगाया, वंदे मातरम। आप किसी गुलामी की पीठ पर एक बड़ा पत्थर रखकर उसे झुका सकते हो, आप उसे नीचे गिरा सकते हैं, उसकी पीठ झुक सकती है, लेकिन इसका दिल झुकेगा नहीं। वो अपनी पीठ सीधी करने के लिए सही मौके की तलाश में रहेगा, पत्थर स्थापित करने के लिए। मैं तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं डोरा। मेडिंगना, तुम इस तरह कब तक जीवित रहोगे? तुम कब पलटवार करोगे मलन्ना?
तुम कब पलटवार करोगे मलन्ना। ये गीत अपने आप में एक अद्भुत गीत था। शायद आज जब भी दलित साहित्य की बात होती है, जिससे दलित पैंथर जैसा आंदोलन खड़ा हुआ साहित्य के बदौलत, और वही साहित्यिक दलित पैंथर को चला रहे, कितनी साफ सही समझ के साथ गदर ने इस कविता को लिखा। इसका जिक्र दलित साहित्य में कभी नहीं, कभी किसी दलित साहित्यिक ने इसको उठाने की कोशिश भी नहीं किया, कहने की भी कोशिश नहीं किया। आज ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया, ये जरूरत है, ये वक्त का तकाजा है कि हम कैसे एक दूसरे को समझ सकें, कैसे मार्क्सवादियों को समझ सकें और मार्क्सवादी अम्बेडकर को समझ सके। इससे बड़ा क्षण और क्या हो सकता है। हमारे बीच गदर नहीं है, गदर ने लेकिन वो लाइन खींची है जिस लाइन के किनारे किनारे एक साथ दोनों है ना चल सकते हैं अपनी मंजिल की ओर। गदर पे बहुत कुछ बताया जा सकता है। गदर जब आंदोलन में थे, आंदोलन में काम करते हुए उन पे लगातार 5 गोलियां मारी गई और उसके बाद पूरा हैदराबाद सड़क पर था, करीमनगर सड़क पे था। देखते देखते ये पूरी हवा पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गई। जब आंध्र प्रदेश एक ही था, फैल गई। और कुछ समय बाद पता लगा, कुछ दिनों बाद, कि वो हवा वहां नहीं ठहरी है। उस हवा का रुख दिल्ली तक, उस हवा का रुख मुंबई तक हुआ, उस हवा का रुख चेन्नई तक हुआ, उस हवा का रुख बेंगलोर तक हुआ, कलकत्ता तक हुआ। उस हवा में एक ही बात, ये होता है एक योद्धा जिसको 5 गोली लगने के बाद भी कविता की अंतिम पंक्ति गा रहा था, कह रहा था अंतिम पंक्ति बड़े खुशी खुशी के साथ में कह रहा था। और उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, 4 गोलियां निकाली गई, लेकिन एक गोली बिल्कुल दिल के करीब में लगी थी, जिसको पीठ के दिल के करीब पीठ पे लगी हुई थी, रीढ़ पे लगी हुई थी, जिसे निकालना मुश्किल था। निकालने से कुछ भी हो सकता था। अपंग वो गोली निकाली गई नहीं, वैसी ही रही। और वो लगातार उसी गोली के अंदाज में तेज तरार भाषा के साथ व्यवस्था को बदलने के लिए, सामाजिक बुराई कुरीतियों को बदलने के लिए, शोषित दमित पीड़ित लोगों पे जुल्म जो हो रहे थे, उस जुल्म से मुक्ति के लिए उस गोली को अपने शरीर पे झेले हुए अंतिम समय तक वैसी रहा। शायद जब उसकी चिता जलाई जाएगी, उस चिता के बाद जब देखा जाए, राख निकाली जाएगी, तो वो गोली मिलेगी। वो गोली फिर से उन लम्हों की, उन पलों की, उन क्षणों की याद हमारे बीच में फिर से ताजा कर देगी। मैं इस क्रांतिकारी कवि के लिए क्या कहेंगे, निशब्दी है, शब्दों की भी कमी पड़ेगी, लेकिन अवतार सिंह पास की एक पंक्ति को जरूर दोहराना चाहूंगा। वो भी क्रांतिकारी कवि, वो भी इसी तरह चलते समाज को बदलने के काम में थे और आतंकवादियों ने उनको ढेर कर दिया, मार दिया। उनकी एक कविता थी, मैं हरी घास हूं, मैं हरी घास हूं, सूखे सपाट मैदानों में फैल जाऊं। मैं वो हरी घास हूं, तुम मुझे जहां दफनाओगे उस मजार पर भी मैं खिलाऊंगी। शायद अवतार सिंह पास की ये कम पंक्तियां ही कुछ राहत दे सकती है इस सब हमारी संवेदना को। हमारी संवेदना, ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया की संवेदना इस अवसर पर बहुत भावुक होकर नहीं, एक क्रांतिकारी अभिवादन के साथ गदर को लाल सलाम करती है। मैं अपने साथी राजेश मेश्राम के साथ ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया के लिए फिलहाल के लिए फिलवक्त के लिए जुदा हो रहा हूं। जुदा इस एपिसोड से हो रहे हैं,
गदर से नहीं, गदर हमेशा ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे जितने दिनों तक इस धरती पर शोषण, अत्याचार, अन्याय रहेगा। शुक्रिया। जय भीम, जय कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।